बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी देखी थी और उसके बाद हम लोगों ने बच्चों सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज देखी थी। मैग्नीशियम की आई थिंक हम लोगों ने एग्जांपल की थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जीज के अंदर अगर बिग जंप आती थी तो हमारे पास क्या होता था, भाई हमें पता चल जाता कि कौन से ग्रुप्स से ये बिलोंग करता है। ठीक है भाई, ये चीज थी हमारे पास। इसके बाद बच्चों हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी थी क्या कि हम लोग गैशियस एटम में से 1 मोल ऑफ गैशियस एटम में से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर निकालते थे। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती थी वो कैसी होती थी, एंडो होती थी या एक्सो होती थी? न्यूक्लियस से बॉन्ड था इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो हम लोग बॉन्ड क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। बॉन्ड तोड़ने के लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन मतलब एंडोथर्मिक। ठीक है भाई, तो बच्चों आज हमारे पास जो काम आ रहा है उसका आज जो टॉपिक है हमारे पास वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। ठीक है भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू साथ साथ लिखते रहो, साथ साथ सुनते भी रहना। अच्छा, तला तुम्हें पोर्टल का एक्सेस मिला? ड्राइव का मिल गया ना? बस सही है, उसमें सारे लेक्चर्स देख लेना, पुराने सारे अपलोड करे हैं मैंने। अच्छा भाई, इसके साथ साथ बच्चों जैसे कि हम लोग ने देखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी में हमारे पास एक गैशियस एटम होता था, ये रहा उसका न्यूक्लियस। ठीक है भाई, और ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास तुम्हें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हमारे पास क्या होती थी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ऑब्वियसली। जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, ये हमारा गैशियस एटम होगा हमेशा। और इसके साथ साथ अगर मुझे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर तोड़ना है तो मुझे क्या देनी पड़ेगी भाई, एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो ये हमारी होती थी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं ना वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारा चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस। बच्चों न्यूक्लियस पे जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है, और वो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आता है, प्रोटॉन्स की वजह से आता है। तो इसको मैं कह सकता हूँ चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस को ना मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकता हूँ। तो भाई जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस पे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाऊंगा तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम करूंगा तो न्यूक्लियस पे चार्ज हमारा कम हो जाएगा। अच्छा भाई, अब यही बात मैं लिखने जा रहा हूं कि द मोर प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस। अभी सिर्फ लिखते हैं हम इसको, बाकी हम इस पर डिस्कशन करेंगे इसकी स्टेटमेंट लिखने के बाद। द मोर प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस द मोर पॉजिटिवली चार्ज the nucleus is, या the nucleus will be, and the more strongly electrons are attracted to it। ठीक है भाई, अब ये देखो बच्चों, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर 3 प्रोटॉन है, ये मेरा आ गया है इलेक्ट्रॉन, और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ऑब्वियसली। एक मेरा न्यूक्लियस है, इसमें तुम देख सकते हो कि भाई 4 प्रोटॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके बीच में भी हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसके साथ साथ हमारे पास एक और न्यूक्लियस है, इसमें 5 प्रोटॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा, और ऑब्वियसली इसके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब हमारे पास मेरा एक सवाल है भाई कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन से वाले एटम में होगी? क्या फर्स्ट एटम में होगी, सेकंड में होगी, या थर्ड में होगी भाई? थर्ड हाँ में। भाई, थर्ड में। अच्छा आयान, तुमने थर्ड बोला तो इसका मुझे जस्टिफिकेशन दो, क्यों?
Because there are more number of protons in the मतलब इसमें इट इज मोर पॉजिटिवली चार्ज yes. एंड इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। तो मतलब यहाँ पर जो मैं पावर लगा रहा हूँ 5 पॉजिटिव की पावर लगा रहा हूँ। इससे पहले जो पावर है 4 पॉजिटिव की है, इससे पहले जो पावर है वो 3 पॉजिटिव की है। तो ऑब्वियसली 5 पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ऐसा ही है। तो अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो थर्ड वाले एटम में है, ये थर्ड एटम है, ये सेकंड एटम है, ये फर्स्ट एटम है बच्चों। थर्ड वाले एटम के अंदर जो मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो सबसे ज्यादा होगी। जब मेरे पास यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, तो मेरे पास इस इलेक्ट्रॉन को जो मैंने हाईलाइट करा है, इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट, ये लो भाई, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा या आसान होगा? मुश्किल। ऑब्वियसली मुझे इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है भाई? स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गेस्ट है ये। ठीक है भाई, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये स्ट्रॉन्ग है, सॉरी ये स्ट्रॉन्गर है और ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है भाई। तो अब देखो यहां पर मेरे पास सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थर्ड एटम के अंदर। मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी करनी है इसमें। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ गैसियस एटम में से मैंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो मेरे पास यहाँ पर जो होगा ना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है भाई। तो मेरे पास न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा जब भी चार्ज आएगा या न्यूक्लियस के अंदर जब भी ज्यादा प्रोटॉन होंगे तो मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उसको ओवरकम करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर रिलेशन बना लो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, या स्लैश करके लिख दो चार्ज ऑन न्यूक्लियस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है भाई, ये तो ऑब्वियसली बहुत आसान था। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमारा बच्चों फर्स्ट फैक्टर हो गया है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अब मैं बात करता हूं भाई सेकंड फैक्टर की। सेकंड फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आ रहा है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है भाई। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम आगे चलते हैं भाई। ये देखो बच्चों, मेरे पास 3 एटम्स हैं, ये देखो। आ, एक एटम ये रहा, और इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये रही। दूसरा एटम इससे बड़ा है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसके अंदर पॉजिटिव ये रहा, इलेक्ट्रॉन ये रहा, और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये रही। ठीक है भाई। थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड एटम इससे भी बड़ा है भाई। ये देखो कि हमारे पास ये रहा, और पॉजिटिव चार्ज हमारा ये है, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये रही भाई। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस सबसे ज्यादा कहाँ है, वो आप लोग को दिख रहा है थर्ड में है भाई। थर्ड में डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है भाई, डिस्टेंस इज ग्रेटर थर्ड में। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब भी किसी दो चीज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है तो क्या उनके बीच के ताल्लुकात तोड़ने में मुश्किल होती है, आसानी होती है? आसानी होती है ऑब्वियसली। कि हमारे पास जब यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, देखो तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारे पास। ये बच्चों, ये मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो देखो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है थर्ड में। तो याद रखना, जितना डिस्टेंस बढ़ता रहता है ना तुम्हारे पास, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती रहती है भाई? कम होती रहती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? नंबर 1 में हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों। ठीक है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी। यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना थर्ड में, ये वीकेस्ट है। ठीक है भाई। अब होगा क्या कि जब थर्ड वाले एटम के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इतनी हल्की है
तो क्या जब मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा या मुश्किल से निकलेगा? आसानी से निकल जाएगा, तो यही तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर मेरा डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होगा तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है भाई। तो जो मेरा थर्ड वाला एटम है ना बच्चों, इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बहुत कम होगी। ठीक है भाई, तो ये हम लोग लिख लेते हैं इसके अंदर कि स्मॉलर द साइज, हायर द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। ठीक है भाई, जितना तुम्हारा स्मॉल साइज होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसके बाद अगर तुम ये लिख लो कि लार्जर दी साइज, हायर, इसको कुछ और चीज भी बोलते हैं ना, एटॉमिक रेडियस, है ना? हाँ हाँ रेडियस भी कह सकते हैं, लोअर दी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। ठीक है भाई, तो ये एक हमारे पास पॉइंट हो गया। अब इसके हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। या इसका मैं तुम्हें रिलेशन बता देता हूँ कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा बच्चों तो मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। ठीक है भाई, अब मैं मजीद आगे चलता हूं। अच्छा, इसके अंदर बच्चों एक नोट लिखवा रहा हूँ, बड़ा मेन नोट है, फिर हम लोग आगे वाली चीज डिस्कस करते हैं। एक नोट लिख लो पहले, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अट्रैक्शन फॉल्स ऑफ वेरी रैपिडली with the distance uh, with the distance as the electron near to the nucleus will be more strongly attracted as compared to further as compared to electron which is further away। ठीक है भाई, तो याद रखो कि अगर हम लोग कोई, अगर मेरा पहला शेल है बच्चों, पहला शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। और अगर मैं सेकंड शेल की बात करता हूँ, उसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो एस कंपेयर टू वो पहले वाले शेल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो दूसरे वाले शेल के 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्या होंगे, ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। मतलब पहले वाला जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे एज कंपेयर टू सेकंड शेल। क्योंकि तुम्हारे पास, तुम जितना जितना न्यूक्लियस से दूर जाते रहोगे, तुम्हारे पास क्या होता रहेगा, अट्रैक्शन जल्दी जल्दी गिरती रहेगी। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह है तीसरा फैक्टर। उसकी वजह है तीसरा फैक्टर, जो जिसका नाम है शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कि सर हम लोग न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों हो रही है? उसकी ये वजह है कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा भाई, हाँ क्या ये नंबर इंक्रीज होता जा रहा है ना? हाँ, देखो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन होते क्या है, सबसे पहले ये देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अब देखो बच्चों, तुम्हारे पास एक क्लासरूम है, ये देखो क्लासरूम है, ये ना टीचर भाई, ये ना टीचर। अब हमारे पास बच्चे बैठे हुए हैं ऐसे, 1 2 3 4
5 एंड 6 और एक बच्चा हमारे पास पीछे ऐसे बैठा हुआ है। ये सारे स्टूडेंट्स हैं बच्चों। अब बच्चों जो एंड वाला बच्चा होगा, ये जो एंड वाला बच्चा है, ये सारे स्टूडेंट्स जो आगे वाले हैं ये इसको क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं टीचर से। ऐसे ही है भाई, टीचर का इतना ज्यादा फोकस नहीं हो रहा एंड वाले बच्चे पे। क्यों? क्योंकि आगे वाले बच्चे जो है ना, सारा फोकस उन पे ही डिवाइड हो रहा है। तो एंड वाले बच्चे पे इतना ज्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेगा, अगर वो क्लासरूम से एस्केप भी कर जाए तो टीचर को बहुत कोई पता नहीं चल रहा है। ठीक है भाई, तो यही सीन है हमारे पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये एक एग्जांपल मैंने दी थी, अब मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा बहुत मैं तुम्हें बता देता हूँ लिथियम से। चलो लिथियम को डिस्कस करते हैं हम बच्चों। जैसे कि लिथियम है, हमारे पास ये लिथियम है, इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम का नंबर 3 होता है। ठीक है, तो अब देखो कि मैंने बताया था कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन क्या होती है। हमारे पास दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास ये रहा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस तुम्हारा ये रहा लिथियम। इसके बीच में तुम्हारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो तुम्हारे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही है। तो मुझे बात बताओ, लिथियम के अंदर मेरे पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2। चलो मैं मजीद आगे चलता हूँ। मैं चलता हूँ सोडियम पे बना लेते हैं। चलो भाई सोडियम बना लेते हैं। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बच्चों, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है भाई, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, और आखिरी शेल में तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास जो सोडियम के शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे भाई? हाँ भाई बच्चों, मैं ये देखना चाह रहा हूँ तुम लोग को डेफिनेशन समझ आई या नहीं आई। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने बच्चों? सर 10। 10. बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे पास जो इसके शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास 10 है। चलो ये बात समझ आई? ठीक है, अच्छा। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 10 हैं 10। अब मैं एक और बना लेता हूँ। चलो समझाने के लिए मजीद हम लोग एक पोटेशियम बना लेते हैं भाई। पोटेशियम 19 होता है बच्चों। तो हमारे पास पहले शेल में 2, देन 8, देन 8 एंड देन 1। तो देखो पहले शेल में 2 आ गए तुम्हारे, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एंड आखिरी शेल में तुम्हारा 1 आ गया। तो हमारे पास बच्चों पोटेशियम के अंदर जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने भाई? चलो चला जवाब दो। 18 है भाई। ठीक है, हमारे पास जो पोटेशियम के अंदर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो 18 है, हमारे सोडियम के अंदर जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 है, और लिथियम के अंदर हमारे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2 है। ठीक है, अच्छा। अब ये मेरा न्यूक्लियस है बच्चों, ये मैं न्यूक्लियस मार्क कर दिए सबके, ये देखो पोटेशियम और ये। अब मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियस को यहां पर मैं ना किसी चीज से कंपेयर करता हूँ, टीचर से कंपेयर करता हूँ। अब लिथियम है, लिथियम का न्यूक्लियस जो है ये टीचर है भाई। ये इसका फोकस फिलहाल इन 2 बच्चों पे, क्योंकि ये 2 करीब है, तीसरे वाले बच्चे पे ज्यादा फोकस है ही नहीं, तो वो क्लास छोड़ के भी निकल जाए पता ही नहीं चलेगा। सेम गोज फॉर सोडियम। हमारे पास सोडियम का जो फोकस है वो किस पे? पहले ये 2 बच्चों पे, फिर सेकंड शेल वाले बच्चों पे है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे है। आखिरी वाला पे इतना कुछ फोकस नहीं है। और थर्ड वाले देखो पोटेशियम का जो फोकस है वो 18 बच्चों पे है, और फिर आखिरी वाले पे नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर एक और सवाल है मेरा, कि जैसे कि अगर मैं एक क्लास पढ़ाता हूँ जिसमें 10 बच्चे हैं, 5 5 4 और 1, फिर मैं एक क्लास पढ़ा रहा हूँ जिसमें 50 बच्चे हैं, हमेशा एंड में 1 बैठा हुआ है, तो मेरी चांसेस किसमें ज्यादा हैं कि मेरा जो फोकस आखिरी वाले बच्चे पे हो वो ज्यादा हो? जिसमें बच्चे कम होंगे। ऐसा ही जिसमें 10 बच्चे होंगे, 5 4 और 1, और 50 वाले में तो खैर 10 10 की 5 लाइनें, फिर 9 और 1। तो मेरे पास क्या चांसेस होंगे कि जहां पर मेरे पास 10 बच्चे हैं तो मैं आखिरी वाले को ग्रिप करके रखूं, आखिरी वाले को फोकस करके रखूं। लेकिन एक बच्चा बैठा हुआ ही आगे है, उससे पहले 50 बच्चा बैठा हुआ है,
या 40 बच्चा बैठा हुआ है, तो आखिरी वाले पे फोकस मेरा क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, वो क्लास से भी बाहर निकल जाए, मुझे पता भी नहीं चलेगा, ऐसा ही वाला सीन होगा। तो सेम गोज फॉर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन, कि जैसे जैसे तुम्हारे पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं, तुम्हारे पास न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो आखिरी इलेक्ट्रॉन पे है वो क्या होता रहता है, कम होता रहेगा। जैसे मेरा फोकस डिवाइड हो रहा था आखिरी वाले बच्चे पे, सेम गोज फॉर इलेक्ट्रॉन, तो मेरा आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा कि भाई मेरा फोकस डिवाइड होता रहेगा, या अगर केमिस्ट्री की जबान में बोले तो मेरे पास न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती रहेगी, बहुत कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए जिनको हम शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इसके हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं कि ड्यू टू shielding electrons there would be lessening of pull of nucleus। पता क्या होगा कि हमारे पास पहले लिथियम के अगर अंदर देखो कि तुम्हारे पास न्यूक्लियस पुल था, जो वो किस में डिवाइड हो रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड हो रहा था। लेकिन अगर तुम बात करो सोडियम की, तो सोडियम का तुम्हारे पास न्यूक्लियस पुल पहले 10 में डिवाइड हो रहा है, फिर आखिरी वाले 1 में जा रहा है। पोटेशियम की बात करो तो हमारे पास न्यूक्लियस पुल पहले 18 में जा रहा है, फिर आखिरी वाले में 1 में जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे कम न्यूक्लियस पुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे किसका होगा, पोटेशियम का, सोडियम का या लिथियम का? मैंने कहा सबसे कम न्यूक्लियस पुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे किसका होगा, पोटेशियम का, सोडियम का या लिथियम का? पोटेशियम का। क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है कि उसके बीच में हमारे पास बच्चों ज्यादा शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, तो वो उसको क्या कर रहे हैं, उसके न्यूक्लियर पुल को डिक्रीज कर रहे हैं, लेसनिंग द न्यूक्लियर पुल, ये रहा। ठीक है भाई, नेक्स्ट, दिस लेसनिंग मतलब कम हो रही है, दिस लेसनिंग ऑफ न्यूक्लियर पुल इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है भाई, अब इधर देखो कि हमारे पास बच्चों जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, चलो जल्दी जल्दी बताओ। हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां पर है, पोटेशियम, सोडियम या लिथियम? पोटेशियम में मेरे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो मैक्सिमम है, ऐसा ही है। मतलब मेरा जो न्यूक्लियस पुल है वो डिवाइड हो गया बहुत ज्यादा, तो क्या इसके आखिरी वाले जो इलेक्ट्रॉन है मेरा, उसको निकालने में आसानी होनी चाहिए या मुश्किलात होनी चाहिए? आसानी होनी चाहिए ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाता हूं तो मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। मतलब आसानी है तो मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो याद रखो, अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाता हूं बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट अगर मैंने बढ़ाया तो मेरे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इनवर्स रिलेशन है ये भाई। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और शील्डिंग इफेक्ट कम करोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी मेरे पास किसकी होगी, सोडियम, लिथियम या पोटेशियम? सबसे ज्यादा एनर्जी यूज होगी, है ना? हाँ, किसमें किसकी होगी सबसे ज्यादा? लिथियम की होगी ना। क्यों? क्योंकि इसके बाद इतना शील्डिंग इफेक्ट है ही नहीं। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है भाई, मिनिमम हमारे पास किसकी होगी, पोटेशियम की, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अच्छा बच्चों, हमारे पास याद रखो एक चीज के, एक नोट लिख लो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू of all the groups decreases down the group। जितने भी ग्रुप है हमारे पास उनकी डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों डिक्रीज हो रही है। क्यों? वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं मतलब शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो तुम्हारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात क्लियर है? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये तो एक बात हो गई हमारी। अच्छा, तुम्हारे पास जो ट्रेंड आएगा ना वो हमेशा पता है किसका पूछेगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है,
और दूसरा नोट हमारे पास क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ ऑल दी पीरियड। ग्रुप पता है ना भाई हमारे पास क्या होती हैं, वर्टिकल लाइन होती है, पीरियड हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन वैल्यू ऑफ ऑल द पीरियड इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। अच्छा इसकी वजह चलो ये बताओ कि हमारे पास अगर मैं अक्रॉस द पीरियड जा रहा हूं तो मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ रही है? इलेक्ट्रॉन कम तो नहीं होते। अगर तुम अक्रॉस द पीरियड जाओगे इलेक्ट्रॉन कब कम होंगे? रुको पीरियोडिक टेबल डिस्कस करते हैं, 2 मिनट की डिस्कशन है, अभी समझ आ जाएगा। ये रहा भाई तुम्हारा पीरियोडिक टेबल। अच्छा बच्चों देखो, पीरियड हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल्स बताता है। मुझे एक बात बताओ, जब मेरे पास नंबर ऑफ शेल्स सेम होंगे तो क्या मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे शील्डिंग? चला क्यों नहीं होंगे? देखो अब मैं बताता हूं, अभी तुम्हारे सामने हो जाएगा। सोडियम है, सोडियम के पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे शेल में 8 होते हैं, थर्ड शेल में 1 होता है। इसकी शील्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने मुझे बताओ? नहीं ना, 2 और 1 2 3 4 5 6 7 और 8। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 10 है। मैग्नीशियम का अगर तुम एटम बनाओ ना, मैग्नीशियम का भी देखो, पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे शेल में 8 होते हैं, ऐसा ही है। और तीसरे शेल में कितने होते हैं तला? 12 होता है, तो 2 होते हैं। तो देखो इसके इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10 है। तो क्या शील्डिंग इफेक्ट सेम है? अब मुझे एक बात बताओ, शील्डिंग इफेक्ट तो सेम है हमारा, ठीक है, ये बात क्लियर होती है। सोडियम के अंदर न्यूक्लियस पुल कितना है? न्यूक्लियस पुल मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है। मुझे एक बात बताओ, मैग्नीशियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 12 है। तो क्या मेरे पास न्यूक्लियस पुल बढ़ गया? जब तुम्हारे पास न्यूक्लियस पुल बढ़ता है तो तुम्हारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है? ये देखो मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियस पुल बढ़ेगा तो क्या तुम्हारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी? नहीं। तुम्हारे पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम हो रहा है लेकिन न्यूक्लियस पुल बढ़ता रहेगा। जब न्यूक्लियस पुल बढ़ता रहेगा तो तुम्हारे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको निकालने में मुश्किलात होंगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ये वजह है तुम्हारे पास। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, बस मैंने एक तुम्हें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है भाई। हमारे पास जब भी न्यूक्लियस पुल बढ़ेगा हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हमारे पास अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियस पुल बढ़ता है बच्चों, और इसके साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है? सेम रहता है। तो ये इसकी वजह है। ऑनलाइन वालों समझ आया सबको ये बात? Yes, sir. सुमैया Yes, आपको sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है भाई। अच्छा ये तो हो गया बच्चों हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग दी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मजीद में आगे चलता हूं, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग दी एटॉमिक रेडियस। बच्चों आई होप सबको एटॉमिक रेडियस के बारे में पता होगा भाई कि एटॉमिक रेडियस क्या चीज है। ये देखो एटॉमिक रेडियस, जैसे कि ये एटम है मेरा कोई भी, डायमीटर और रेडियस के बारे में तुम्हें तो पता है ना कि सेंटर ऑफ द एटम से अगर मैं इधर जाता हूँ तो मेरे पास ये क्या कहलाएगा भाई? मेरा एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। ये देखो ये होता है ना रेडियस हमारा, ये एटॉमिक रेडियस कहलाएगा, ठीक है भाई। अब बच्चों हमारे पास एटॉमिक रेडियस के लिए जो फैक्टर्स है ना वो देख लो कौन कौन से। सबसे पहले हमारे पास है नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल का पता है मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो मुझे एक बात बताओ, मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे? ऐसा ही Yes, नंबर sir. ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या मेरा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा? ठीक है, ये बात क्लियर है। Yes. अगर हाँ वेरी गुड, अगर मेरे पास नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं बच्चों तो डायरेक्टली मेरे पास शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। ये बात तुम लोगों ने भी एग्री करी है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मेरा शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। ये एक बात हो गई हमारी। सेकेंड, अगर मैं नंबर ऑफ क्या कह सकते हैं प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल रहा हूं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन अगर मैं बढ़ाता हूं,
तो मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियर अट्रैक्शन मेरी डिपेंड किस पे करती है? नहीं 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 नहीं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करेगी। न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है, अभी रेडियस को भूल जाओ, अभी मैं सिर्फ इसके फैक्टर्स डिस्कस कर रहा हूँ। न्यूक्लियस पे जितना चार्ज है वही न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ा रहा हूँ तो क्या मेरा डायरेक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है? ये बात क्लियर है? तो मेरा याद रखना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब है मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन ही बढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। अब अच्छा भाई, अब हम डिस्कस कर लेना एक और चीज बच्चों। मैं एक रिलेशन तुमसे पूछूंगा, ये वाला रिलेशन, नंबर ऑफ शेल और शील्डिंग इफेक्ट का एटॉमिक रेडियस से, या एटॉमिक साइज भी बोल सकते हो तुम लोग। मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ शेल या शील्डिंग इफेक्ट का मेरे पास एटॉमिक रेडियस या साइज से क्या रिलेशन होना चाहिए? क्या वो इनवर्स होना चाहिए या वो डायरेक्ट होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अयान इसको जस्टिफाई करो कैसे? बिकॉज जैसे जैसे वो एटम बड़ा होता जाएगा तो फिर उसका जो नंबर ऑफ शेल्स विल इंक्रीज एंड आल्सो शील्डिंग इफेक्ट विल इंक्रीज इवेंचुअली। ऑब्वियसली। चलो मैं भी तुम्हें बात करते हैं लिथियम की। लिथियम के प्रोटॉन नंबर 3 होता है। तो देखो बच्चों, हमारे पास लिथियम के शेल कितने? 1 and 2 and 1। लिथियम के 2 शेल है। इसके अंदर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों? शेल्स इसमें मेरे पास हैं 2 और शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें मेरे पास भी 2 हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं सोडियम पे, या बच्चों चलो हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, थोड़ा सा और डिफरेंस पता चल जाएगा। मैग्नीशियम के 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो पहले शेल में 2 आएंगे और दूसरे शेल में तुम्हारे कितने आएंगे? 8। और थर्ड शेल में तुम्हारे पास आएगा 2, ठीक है भाई। तो देखो यहां पर अगर तुम नंबर ऑफ शेल बढ़ा रहे हो, देखो ना मैग्नीशियम के अंदर कितने शेल थे? शेल्स हमारे पास मैग्नीशियम के अंदर जो थे वो 3 थे। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने थे? 8 थे। सॉरी 8 बोल रहा हूँ, 10, ठीक है। तो अब एक बात देखो गौर से कि मैंने यहां पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ शेल्स मैंने बढ़ा दिए, तो डायरेक्टली मेरा शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ गया। देखो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हैं, इसमें 10 हैं, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। अब मैंने नंबर ऑफ शेल बढ़ाए हैं, शील्डिंग इफेक्ट तो बढ़ा ही बढ़ा है। क्या लिथियम और मैग्नीशियम के साइज में फर्क नहीं है? फर्क है। क्यों है फर्क? क्योंकि मैंने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ा दिए, ठीक है भाई। नंबर ऑफ शेल्स मैंने बढ़ाए तो मेरे, तुम देख सकते हो ना, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज में भी फर्क आया। तो हमारे पास जो क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ शेल या शील्डिंग इफेक्ट का जो एटॉमिक रेडियस से रिलेशन होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। अगर मैं नंबर ऑफ शेल या शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाता हूं तो मैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बढ़ाऊंगा। ये एक मेरी बात हो गई है, ठीक है। अब मजीद में आगे चलता हूँ। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी एक डिस्कस करनी है, वो ये है कि भाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। बच्चों न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिपेंड ही नंबर ऑफ प्रोटॉन पे करती है, ठीक है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन नंबर ऑफ प्रोटॉन का मेरे पास बच्चों एटॉमिक साइज से रिलेशन क्या होना चाहिए? न्यूक्लियर अट्रैक्शन या नंबर ऑफ प्रोटॉन का एटॉमिक साइज से रिलेशन क्या होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अयान इसको जस्टिफाई करो। बिकॉज एज द एटॉमिक, जैसे एटम बड़ा होता जाता है तो शेल्स इंक्रीज होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स मूव फर्दर एंड फर्दर। अच्छा मेरा एक सवाल है, अभी शील्डिंग इफेक्ट को ना इग्नोर करो, ठीक है।
मैंने तुम्हें एक बात बताई कि तुम्हारे पास एक न्यूक्लियस है, ये देखो, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, इसके अंदर है 3 प्रोटॉन्स, ये रहा इलेक्ट्रॉन बैलेंस। और एक न्यूक्लियस है, उसके पास है 4 प्रोटॉन्स, और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। मुझे एक बात बताओ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से कौन खींचेगा, 4 वाला 3 वाला? 4। 4 वाला ऑब्वियसली, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो रेडियस इसका श्रिंक हो रहा है। तो हमारे पास न्यूक्लियर अट्रैक्शन इसमें ज्यादा थी ना, देखो 4 प्रोटॉन की थी, इसमें 3 प्रोटॉन, तो ये कम है, ठीक है, 4 प्रोटॉन वाले में ज्यादा होगी न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन हमारी जब ज्यादा होगी तो हमारे पास, याद रखो, हमेशा जो एटॉमिक साइज है वो कम होगा, तो हमारे पास इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनेगा। ये बात क्लियर होती है सबको? ठीक है भाई। यस अच्छा सर। बच्चों, थोड़ा सा तेज चल रहा है ना, इसके ना स्क्रीनशॉट लेते रहो अपने पास, बाद में कॉपी कर लेना तुम लोग, या तो फिजिकल वाले तो कॉपी कर लेंगे, ऑनलाइन वालों का आई थिंक थोड़ा सा मसला होगा। अच्छा भाई, चले भाई आगे बढ़े, चलो अब हम चलते हैं इसके आंसर पे। 3 से 4 मार्क का आंसर आता है बच्चों, ये ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन दी ग्रुप। ये देखो बच्चों, ये याद रख लेना कि ये 3 से 4 मार्क का आता है, और तुम्हें सेम सेम यही आंसर लिखना है। मैं तो पॉइंट्स में लिख रहा हूं, तुम लोग पैराग्राफ में लिख देना, ठीक है। बच्चों सबसे पहले तो तुम्हें ये लिखना है कि डाउन दी ग्रुप तुम्हारा रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस मैंने तुम्हें बताया हुआ है क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास शेल्स बढ़ रहे हैं। एटॉमिक रेडियस या साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है भाई, डाउन द ग्रुप ये तुम्हारे पास बढ़ रहा है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, हमारे पास क्या हो रहा है कि डाउन द ग्रुप मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ऐसा ही है। इसमें लिख दो, ऑल दो द न्यूक्लियर अट्रैक्शन increases due to increase in number of protons, कि हमारे पास न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है डाउन द ग्रुप क्योंकि तुम्हारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ शेल ऑल्सो इंक्रीजेस, ये बात भी मानते हो कि डाउन द ग्रुप में आता हूं तो मेरे शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, नंबर ऑफ शेल मेरा बढ़ रहा है, तो मेरा नंबर ऑफ शेल क्या बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो इसका मतलब क्या है, मेरा शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ गया, विच इंक्रीजेस शील्डिंग इफेक्ट। विच इंक्रीजेस द शील्डिंग इफेक्ट। अब पता होता क्या है कि भाई, ये बात तो तुम्हारी सही है कि अगर मैं, चलो लिथियम का बना लेता हूं, ये मेरे पास लिथियम आ गया, इसमें प्रोटॉन 3 है, और नीचे आता हूं तो मैं सोडियम की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास देखो शेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरे पास इसमें प्रोटॉन जो है वो 11 है, और अगर मैं बात करता हूँ पोटेशियम की तो मेरे पास इसमें 19 होते हैं प्रोटॉन्स। पोटेशियम के हमारे पास 4 शेल्स होते हैं बच्चों,
ठीक है भाई, इसमें हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं ना बच्चों, वो हमारे पास होते हैं 19। ठीक है। अब बच्चा कह रहा है कि सर मैं जब नीचे आ रहा हूँ मेरे पास न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो बढ़ रही है, मतलब प्रोटॉन नंबर तो बढ़ रहा है। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही कहा तुमने कि तुम्हारे पास प्रोटॉन नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि यार प्रोटॉन नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या तुम ये नहीं देख रहे कि यार सबके शेल्स भी बढ़ रहे हैं? इसके 2 शेल हैं, इसके 3 शेल हैं, इसके 4 शेल हैं। बच्चा कह रहा है हाँ सर मैं तो ये भी देख रहा हूँ। तो मैंने बोला कि क्या तुम्हारे पास यहाँ पर जब शेल नंबर बढ़ रहे हैं तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर भी बढ़ रहा होगा? बच्चे कह रहे सर बिल्कुल सही कहा आपने। तो बच्चा बच्चे जब इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ता है ना तो तुम्हारे पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है ना कि तुम्हारे पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। अब पता है होता क्या है, यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट है ना वो तुम्हारा न्यूक्लियर पुल को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। क्या कर देगा? न्यूक्लियर पुल को कैंसिल आउट कर देगा। वापसी तो नहीं है। मैंने कहा कि जो तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट है ना वो न्यूक्लियर पुल को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है। ठीक है, न्यूक्लियर पुल किस पे आ रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे आ रहा है, लेकिन बीच में तुम्हारे पास जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बढ़ रहे हैं। तो वो जो शील्डिंग इफेक्ट है तुम्हारा न्यूक्लियर पुल को क्या कर देगा, कम कर देगा या कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा डोमिनेंट फैक्टर बन जाता है ना वो पता है क्या बन जाता है? नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल जब तुम्हारे पास बढ़ गए हैं या शील्डिंग इफेक्ट तुम्हारे पास बढ़ गया है तो वो न्यूक्लियर पुल को कैंसिल आउट कर देगा। तो तुम्हारा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या अफेक्ट, अफेक्ट ज्यादा लिख लो ये बेहतर है। अफेक्टिव न्यूक्लियर अफेक्ट डिक्रीजेस, जिसकी वजह से तुम्हारे पास डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, अफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्ट कौन डिक्रीज कर रहा है? तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है। इस वजह से तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओ सॉरी, इसलिए तुम्हारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑनलाइन वालों ये बात समझ आती है? Yes, sir. Yes, sir. एंड सुमैया, Yes, sir. ठीक है भाई। तो ये एक तो तुम्हारे पास ट्रेंड हो गया। ठीक है भाई, चलो इसको जल्दी जल्दी करो, बस मैं आगे बढ़ रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। ठीक है बच्चों, इसको जल्दी जल्दी कर लो, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई बच्चों, एग्जामिनर आपसे सवाल कैसे करेगा? वो आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई डाउन द ग्रुप का वो बताओ ट्रेंड, नहीं। वो आपसे ये कहेगा किसी भी ग्रुप में से 2 एलिमेंट्स उठाएगा, वो पूछ लेगा बताओ भाई इसका रेडियस इससे ज्यादा क्यों है। मतलब जैसे कि इसने उठा लिया लिथियम एंड सोडियम, तो वो पूछना बताओ भाई सोडियम का जो रेडियस है वो लिथियम से ज्यादा क्यों है। कभी कभी ये भी बता के दे देगा कि सोडियम का रेडियस ज्यादा है बताओ क्यों लिथियम से। या वो ये भी पूछ लेगा कि डाउन द ग्रुप तुम्हारे पास रेडियस इंक्रीज हो रहा है क्यों, वाई। 3 से 4 मार्क का, तो 3 मार्क का आंसर दिया हो, 3 मार्क का क्वेश्चन दिया हो, आपको ये पूरा आंसर लिखना है। 4 मार्क का क्वेश्चन दिया हो या आपका पूरा आंसर लिखना है। ठीक है भाई, इसको पैराग्राफ में खुद ही कन्वर्ट कर लेना बच्चों। नेक्स्ट, अक्रॉस द पीरियड की बात कर लेते हैं। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों,
हम लोग चलो एग्जांपल ले लेते हैं पीरियड नंबर 3 की। पीरियड नंबर 3 से वो ना आई थिंक एग्जामिनर का फेवरेट है, तो ज्यादातर सवाल उसमें से ही आता है। तो देखो सोडियम हो गया तुम्हारा 11, मैग्नीशियम 12, और तुम्हारे पास जो एल्यूमिनियम होता है वो 13 होता है, सिलिकॉन 14, तुम्हारे पास फास्फोरस 15, फास्फोरस के बाद तुम्हारे पास सल्फर 16, और तुम्हारे पास 17 क्या होता है, क्लोरीन, एंड तुम्हारे पास आर्गन होता है 18। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 एंड 288। अब मैं सिर्फ समझाऊंगा, बाकी आंसर जो है वो तुम लोगों का घर होमवर्क होगा, ठीक है बच्चों। एटॉमिक रेडियस जो है ना अक्रॉस द पीरियड, पता है क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है भाई, डिक्रीज। ये भी 3 से 4 मार्क का आता है पेपर में, तो इसका आंसर तुम लोगों को अभी खुद जाके डेवलप करना है, मैं सिर्फ समझाऊंगा। क्या तुम्हारे पास सब में शील्डिंग इफेक्ट सेम है, हाँ या ना? ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट सेम है तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट तो कांस्टेंट है, ठीक है। क्या तुम्हारे पास न्यूक्लियस पुल बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, ऐसा ही है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं मतलब न्यूक्लियस पुल मेरा बढ़ रहा है, लेकिन मेरा शील्डिंग इफेक्ट सेम है सब में, ठीक है भाई। ज्यादा है, रेडियस कम होता रहेगा, तो मतलब मेरे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे है वो पुल ज्यादा लग रहा है, क्योंकि बढ़ता रह रहा है ना पुल। इधर पुल एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था 11 का, इधर के आउटर मोस्ट 11 पे लग रहा था 12 का, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था 13 का पुल, ठीक है भाई। तो देखो जैसे जैसे तुम्हारा पुल बढ़ता रहेगा, उतना ही है, इससे हाँ शील्डिंग इफेक्ट उतना ही है, कैंसिल तो हो रहा है, लेकिन तुम्हारे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे है वो पुल बढ़ता रहेगा। पुल जब बढ़ता रहेगा तुम्हारे पास, तो क्या तुम्हारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज्यादा स्ट्रांगली से खींचेगा, जब वो स्ट्रांगली खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या तुम्हारे पास एटॉमिक रेडियस श्रिंक होगा, ठीक है भाई। तो ये तुम लोग का आज का होमवर्क है। जैसे मैंने पूरा आंसर लिखवाया ना पिछला, वैसा तुम लोगों को ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है बच्चों। कोई 4 से 5 रीजन 4 से 5 रीजन आपको देने हैं और 3 से 4 मार्क के। ऑनलाइन वालों कोई मसला कोई सवाल तो मुझसे पूछो, नो क्वेश्चन सर। बाकी क्लियर होता ना। अयान मुझे सारा होमवर्क चाहिए भाई, जी सर। इससे पहले भी मैंने रिकॉर्डिंग में होमवर्क दिया हुआ है। सुमैया आपको भी वो होमवर्क करना है, और उरुष तो चले रेगुलरली, ठीक है भाई। बच्चों होमवर्क मिस नहीं करना, बड़ा मेन है। जिसका हो गया बच्चों वो लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। Okay, sir. Allah Hafiz. लास्ट सर।